Hello friends, in this lecture we are going to talk about endocrine control of food intake. मैं आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछता हूँ. What if there is no appetite? अगर हमें भूख न लगे तो क्या होगा? लेकिन भूख तो हमें लगती है. यस, भूख तो लगती है. अगर भूख लगने के बाद अगर हम खाते रहें लगातार और उसका कोई स्टॉपेज ना हो तो क्या होगा? ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डीप हैं. इसके पीछे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. उस कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को देखने के लिए हमें ये लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा. एक बार हम वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनसे हमें भूख लगती है और भूख का रेगुलेशन होता है वो देखने के लिए एक बार वो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं. तो वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? नंबर 1 इज कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल सिग्नल्स. एक होते हैं पेरिफेरल सिग्नल्स. उस पेरिफेरल सिग्नल में आते हैं स्टाइटिक सिग्नल्स. स्टाइटिक सिग्नल्स में आते हैं एक तो कोलेसाइटोकाइनिन, सेकंड होता है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, GLP-1 बोलते हैं इसको. थर्ड है पेप्टाइड YY, फोर्थ है ग्रेलिन. ये सारे के सारे सिग्नल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? वो होते हैं GI ट्रैक्ट से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल. एक होते हैं एडिपोसिटी सिग्नल्स. एडिपोसिटी सिग्नल्स में आते हैं एक तो लेप्टिन, दूसरा होता है इंसुलिन. ये तो हो गए पेरिफेरल सिग्नल्स के बारे में. एक होते हैं सेंट्रल सिग्नल्स की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं. एक तो होता है न्यूरोपेप्टाइडर्जिक इफेक्टर्स, मोनोअमीनर्जिक इफेक्टर्स, थर्ड है एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम्स. लेकिन ज़्यादा हम इंटरेस्टेड होंगे न्यूरोपेप्टाइडर्जिक इफेक्टर्स के बारे में जब हम सेंट्रल सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा अपने एपेटाइट को वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सेंट्रल और पेरिफेरी सिग्नल. सेकंड फैक्टर है कि हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, वो चीज़ें भी अपनी एपेटाइट को कंट्रोल करती हैं. इमोशंस, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्टेट कैसी है, वो सारी चीज़ें अपने एपेटाइट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. ओके, थर्ड फैक्टर की जब बात करते हैं इन्वायरमेंटल क्यूज. इन्वायरमेंटल क्यूज में आता है कि भाई खाना कैसा है, दिखने में कैसा है, उसकी स्मेल कैसे आ रही है. वो सारी चीज़ें भी ट्रिगर करती हैं अपनी एपेटाइट को और ईटिंग बिहेवियर. फोर्थ फैक्टर है सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. जो सोसाइटी की स्ट्रक्चर है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं अपनी जो एपेटाइट का पैटर्न है उस चीज़ को. फिफ्थ फैक्टर है सर्केडियन रिदम. अगर हम सर्केडियन रिदम की बात करें तो वो कौन कंट्रोल करता है? सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस जो कि प्रेजेंट होता है अपने ब्रेन में. वो भी अपनी जो वो हम हंगर फील करते हैं या फुलनेस फील करते हैं डे टाइम, ये सारी चीज़ें सर्केडियन रिदम भी कंट्रोल करने का काम करती हैं. इसके अलावा जैसे कि भाई मुझे तो अभी पिज़्ज़ा खाना है तो उसकी एक ये प्लीजरेबल एस्पेक्ट है कि भाई मुझे अच्छा लगता है वो खाना. अगर मेरा पेट भरा हुआ हो तो उसके बाद भी अगर मुझे पिज़्ज़ा दिखाई देता है तो मैं खाने की कोशिश करूँगा. यानी जो रिवार्ड सिस्टम है या प्लीजरेबल एस्पेक्ट है खाने की, वो भी इन्फ्लुएंस करती है एपेटाइट को. अगर सेवन्थ फैक्टर की बात करें तो इसमें क्या आता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस. जैसे मैं कहीं गया मार्केट में, वहाँ पे मैंने क्या खाए, गोलगप्पे खाए बहुत सारे और वो मुझे टेस्टी लगे, तो वो मेरी मेमोरी में फिट बैठ गए एक बार. तो मैं हर एक बंदे को सजेस्ट करूँगा कि भाई उसके है ना जाके गोलगप्पे खा के देखना, अच्छे होते हैं उसके. तो ये चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं अपनी एपेटाइट को. अगर लास्ट फैक्टर की बात करें तो उसमें आता है जेनेटिक्स. कुछ लोगों का टेस्ट होता है कि भाई बोलते हैं ना कि भाई मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है. टेस्ट की बात करते हैं, मीठा ज़्यादा पसंद है. कोई बोलता है मीठा ज़्यादा पसंद है, कोई बोलता है कि नमकीन खाना पसंद है मुझे. तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो होती हैं उसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं. और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस आती कैसे हैं? टोटली जेनेटिक्स से आती हैं. तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपनी एपेटाइट को रेगुलेट करने. जो एपेटाइट रेगुलेशन होता है ये दो टाइप का होता है. कौन कौन सा? एक होता है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, एक होता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन. जब हम शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की बात करते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि हमें खाना कितना खाना है. कम टाइम में जो रेगुलेशन होता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, लंच खा रहा हूँ, मैंने 2 रोटियाँ खाई, ठीक है, मैंने अभी तक 2 रोटियाँ खाई. 2 रोटियाँ खाने के बाद मुझे एक फुलनेस का एहसास हो गया और मैंने खाना बंद कर दिया. तो वो आता है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में. और जब यही रेगुलेशन कई काफ़ी सारे हफ्तों के लिए, डेज के लिए,
या वीक्स के लिए हो, तो इस टाइप का रेगुलेशन होता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, अपनी बॉडी का वेट कंट्रोल किया जाता है और दूसरा एनर्जी बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें फील होता है कि भाई हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जैसे मैं खा रहा हूँ, दबा के खा रहा हूँ, 3-4 दिन से लगातार दबा के खा रहा हूँ, बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे इतना नहीं खाना है। तो वो फीलिंग कैसे आती है, वो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एपेटाइट से आती है। तो दो टाइप के रेगुलेशन की बात करें, एक तो शॉर्ट टर्म, एक दूसरा लॉन्ग टर्म। अगर हम इन रेगुलेशंस में टाइम स्केल की बात करें, जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होता है वो केवल और केवल कुछ आवर्स के लिए होता है। ओके, जो मील के बाद हमें सेटिस्फैक्शन आती है वो वाला शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होता है। अगर हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की बात करें तो इसका टाइम स्केल कब होता है, डेज से लेके मंथ्स तक होता है। इसमें क्या होता है, अपनी जो ओवरऑल एनर्जी का बैलेंस है या बॉडी वेट का जो मैनेजमेंट हो, रेगुलेशन है, फैट मास जो होता है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन करता है। सो टाइम स्केल के बारे में बात कर ली। अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मेन फोकस देखें तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का मेन फोकस क्या होता है, इसका मेन फोकस होता है जो खाना खाने के बाद, फूड इनटेक के बाद या उस टाइम खाना खा रहे हैं उस टाइम जो हमें स्टॉपेज लगाना है उसके बारे में बात करता है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन क्या करता है, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन वही चीज़ है फिर से, मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी होम्योस्टेसिस, या फिर जो अपनी बॉडी का वेट है और फैट स्टोर्स कितने हैं, कितने रखने हैं हमें बॉडी में, वो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन रेगुलेट करता है। अगर हम की प्लेयर्स की बात करें तो की प्लेयर्स कौन कौन से हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में आएंगे कोलेसिस्टोकाइलिन, ग्रेलिन, GLP-1, या इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, फूड के शॉर्ट टर्म रेगुलेशन को मैनेज करते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की बात करें तो इसमें एक मेन एग्जांपल होता है लेप्टिन का, इंसुलिन होता है। ये सारी की सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म रेगुलेशन को रेगुलेट करती हैं, एपेटाइट के लॉन्ग टर्म रेगुलेशन को रेगुलेट कर। अगर हम गोल की बात करें, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का गोल क्या होता है कि भाई इमीडिएट एनर्जी नीड्स हैं उसकी पूर्ति करना, और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन का मतलब क्या है, जो अपनी बॉडी की एनर्जी डिमांड्स हैं उसको एक तो रेगुलेट करना, दूसरा अपनी बॉडी के वेट को या फैट को होम्योस्टेसिस करके रखना या एक मैनेज या ऑप्टिमम अमाउंट में रखना, ये होता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन का गोल। अब जब हम बात करें कि बॉडी वेट के ऊपर शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का इफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का इम्पैक्ट इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है बॉडी वेट के ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वेट मैनेजमेंट या वेट गेन या वेट कम करने के ऊपर। जब मैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की बात करता हूँ तो उसमें की प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो कि एपेटाइट को कम करने का काम करेंगे, भूख को कम करने का काम करेंगे, वो की प्लेयर्स कौन कौन से हैं, एक तो कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, तीसरा पेप्टाइड YY, चौथा इंसुलिन। इनको हमेशा हमें याद रखना है। ये सारे के सारे कहाँ से रिलीज होते हैं, GI ट्रैक्ट से, और इनका काम क्या होता है, एपेटाइट को कम करना यानी भूख को कम करके रखना। तो ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में जो की प्लेयर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये याद रखना है हमें। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में ही अगर हम बात करें ग्रेलिन के बारे में, ग्रेलिन एक हार्मोन या एक केमिकल कह सकते हैं जो कि अपने जैसे भूखे रहते हैं हम तो एक आवाज़ आती है ना, गुर 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 गुर, उससे इसका नाम पड़ा है ग्रेलिन। ग्रेलिन कहाँ से रिलीज होता है, स्टमक से और पैनिक्रियाज से, जब अपना पेट खाली होता है। जब ये रिलीज होता है तो इसका काम होता है अपनी भूख को बढ़ाना। तो ये भी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में आते हैं। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में जो भी की प्लेयर्स थे उनकी हमने अभी तक बात करी। अगर हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में जो की प्लेयर है उसकी बात करें तो वो होता है लेप्टिन। जो लेप्टिन है ये रिलीज होता है जो अपनी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज हैं, एडिपोज टिश्यूज से लेप्टिन रिलीज होता है और इसका काम क्या होता है, अपनी एपेटाइट को कम करना। सो जो अपनी भूख को बढ़ाने का काम एक ही की प्लेयर कर रहा है यहाँ पे, उसका नाम क्या है, ग्रेलिन। और बाकी सारे के सारे जो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में की प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे भूख को कम करने का काम कर रहे हैं। ओके, देखो जो अपनी बॉडी में जितना भी एपेटाइट का रेगुलेशन होता है यानी भूख का रेगुलेशन होता है वो कौन कैरी आउट करता है, वो ब्रेन कैरी आउट करता है। ब्रेन में ही एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जिसको हम न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। इस हाइपोथैलेमस का उस
एंडोक्राइन सिस्टम के अलावा एक और काम होता है। क्या काम होता है? ये अपनी एपेटाइट को रेगुलेट करता है। और एपेटाइट को रेगुलेट करता है किसके थ्रू? इसमें हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस में भाई न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं जो कि एपेटाइट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं? नंबर वन तो होता है इसमें आर्क्यूएट न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियस है ना, ये अपने आप में न्यूरॉन से बने होते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठा हैं और वो काम कर रहे हैं एक इंटीग्रेटेड फैशन में। ठीक है, तो न्यूक्लियस का मतलब समझ आ गया ना कि एक वहाँ पे बंच ऑफ न्यूरॉन्स हैं, वो इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं और कैरी आउट करते हैं एक फंक्शन को, तो उनको न्यूक्लियस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस अपने हाइपोथैलेमस में होते हैं और उन्हीं न्यूक्लियस का काम होता है जो अपने हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटरी हॉर्मोन्स निकलते हैं ना, वो सारे के सारे इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? इन न्यूक्लियस से निकलते हैं। तो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इसके अलावा जो इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करने का काम हाइपोथैलेमस करती है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस का काम एक और ये होता है कि एपेटाइट को रेगुलेट करे। और एपेटाइट का रेगुलेशन कैसे करती है वो? दो सेंटर बना के, एक तो होता है फीडिंग सेंटर, एक तो होता है फीडिंग सेंटर, एक होता है फीडिंग सेंटर, एक होता है स्टाइटी सेंटर। इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं। एक होता है फीडिंग सेंटर, एक होता है स्टाइटी सेंटर। ये बहुत सारे न्यूक्लियस से बनता है। तो मैं न्यूक्लियस के नाम बता रहा था जो कि इन्वॉल्व हैं एपेटाइट के रेगुलेशन में। एक तो होता है आर्क्यूएट न्यूक्लियस, दूसरा होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, तीसरा होता है लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। मैंने अभी तक बताई आर्क्यूट न्यूक्लियस के बारे में, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के बारे में और तीसरा लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस के बारे में। एक लास्ट होता है डोर्सो वेंट्रल न्यूक्लियस या वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस। इनके शॉर्ट नाम होते हैं, एक तो आर्क्यूट न्यूक्लियस को एआरसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस या एलएचएन या लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया एलएचए। इसको बोलते हैं वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस को बोलते हैं वीएमएन। हमने यहाँ पे चार मेन न्यूक्लियस के बारे में बताया। एक तो होता है आर्क्यूट न्यूक्लियस, दूसरा होता है लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, तीसरा होता है वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस, चौथा होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस पीवीएन। ये चार न्यूक्लियस हो गए। इनकी लोकेशंस दिखाता हूँ, ये कि हाइपोथैलेमस में दिख। ये देखो, ये डायग्राम लगभग सबने देखा होगा। एक तो होता है इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाला रीजन है। पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ये बहुत सारा बड़ा क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। इस हाइपोथैलेमस वाले एरिया में, ये जो हाइपोथैलेमस का एरिया दिखाई दे रहा है रेड में, एक बार मार्क कर देता हूँ मैं इसको। इस हाइपोथैलेमस के एरिया में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। हमने जो चार मेन न्यूक्लियस के बारे में बात करी, एक तो बताया था मैंने वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस। ये वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस कहाँ पे है? ये स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, ये है वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस। एक बताया था मैंने आर्क्यूएट न्यूक्लियस, ये हो गया आर्क्यूएट न्यूक्लियस। ये कहाँ पे है? ये जो छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है, ये है आर्क्यूएट न्यूक्लियस। और थर्ड हमने बात करी थी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के बारे में। ये कहाँ पे है? ये स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, ये है पैरावेंट्रिकुलर। एक लास्ट बचता है लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया, एलएचएन और एलएचए के बारे में बात करी थी, वो ये वाला एरिया है। इसमें बहुत सारा बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है, ये पीछे बैकग्राउंड में इसके लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया। ठीक है, ये चार न्यूक्लियस की मैंने हाइपोथैलेमस में लोकेशन बता दी है। ओके, अपनी हाइपोथैलेमस में ही दो सेंटर बनते हैं। एक का नाम होता है, फर्स्ट वन इज फीडिंग सेंटर। ये फीडिंग सेंटर है कौन से न्यूक्लियस से बना होता है? लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस या लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया, इससे बना हुआ होता है। सेकंड होता है स्टाइटी सेंटर। स्टाइटी सेंटर, ये स्टाइटी सेंटर ये बना होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से एक तो, और एक
वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस से। ये दो न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं, एक तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, एक होता है वीएमएन वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। और जो फीडिंग सेंटर है वो किससे बनता है? लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, या इसका दूसरा नाम क्या है? लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया। सो फीडिंग सेंटर के बारे में बात कर ली और स्टाइटी सेंटर के बारे में बात कर ली। जो चौथा है ARC, जिसका हमने नाम बताया था आर्क्वेट न्यूक्लियस, इसका अलग से फंक्शन है। यानी सारा का सारा जो खेल है ना, जो अपने भूख लगने का खेल है, वो इन्हीं न्यूक्लियस के द्वारा कैरी आउट हो रहा है। तो हमें अब पता चल गया कि भाई फीडिंग सेंटर क्या होता है और स्टाइटी सेंटर क्या होता है। लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कुछ सिग्नल्स के बारे में। एक तो थे पेरिफेरल सिग्नल्स, दूसरे थे सेंट्रल सिग्नल्स। पेरिफेरल सिग्नल्स वो हॉर्मोन्स या केमिकल्स होते हैं जो कि ब्रेन के अलावा बॉडी में कहीं और प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ब्रेन या जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें प्रोड्यूस न होके बॉडी में कहीं और प्रोड्यूस हो रहे हैं। उनमें दो कैटेगरीज देखी थी, एक तो था स्टाइटी सिग्नल्स, दूसरे एडिपोसिटी सिग्नल्स। स्टाइटी सिग्नल्स में आते थे कोलेसाइटोकाइनिन CCK और ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, इसका नाम था GLP-1, पेप्टाइड YY PYY जिसको हम बोल रहे थे, और यहाँ पे ग्रेलिन था। और जब एडिपोसिटी सिग्नल्स की बात कर रहे थे उसमें था इंसुलिन और लेप्टिन। जब सेंट्रल सिग्नल्स की हम बात करते हैं तो वो सिग्नल्स या वो हॉर्मोन्स या वो केमिकल्स होते हैं जो कि अपने ब्रेन में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोड्यूस होंगे। तो उसमें हमने तीन कैटेगरी देखी थी, एक तो थे न्यूरोपेप्टाइडर्जिक इफेक्टर्स, दूसरा था मोनोएमिनर्जिक इफेक्टर्स, थर्ड था एंडोकैनाबिनॉइड इफेक्टर्स। जब मैं न्यूरोपेप्टाइडर्जिक इफेक्टर्स की बात कर रहा था तो मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो इसमें कुछ हॉर्मोन्स या केमिकल्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं विद इन द ब्रेन, उनके कुछ नाम हैं, ये अभी बहुत काम आएंगे हमारे, याद रखना। एक तो होता है AGRP, दूसरा है कार्ट, तीसरा है NPY, चौथा है POMC। तो ये चार ऐसे सिग्नल या ऐसे हार्मोन या ऐसी केमिकल्स हैं जो कि ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ मैं। जैसे हमने जितने भी सिग्नल्स की बात करी ना, जितने भी हार्मोन्स की बात करी, जितने भी केमिकल्स की बात करी, जब हम एंडोक्राइन रेगुलेशन जो कि फूड इनटेक का है उसके बारे में बात करें तब, तो उसमें दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं। मतलब जितने भी सिग्नल्स थे वो दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो होते हैं ओरेक्सीजेनिक, दूसरे होते हैं एन ओरेक्सीजेनिक सब्सटेंसेस। ओरेक्सीजेनिक सब्सटेंसेस तो वो सिग्नल्स, हॉर्मोन्स या केमिकल्स या सब्सटेंस होते हैं जो कि अपनी भूख को स्टिमुलेट करते हैं या फूड इनटेक को इंक्रीज करते हैं। तो उनको तो हम क्या बोलते हैं? ओरेक्सीजेनिक सब्सटेंसेस। ओरेक्सीजेनिक सब्सटेंसेस के नाम क्या क्या हैं? एक तो न्यूरोपेप्टाइड वाई, सेकंड है अगाउटी रिलेटेड प्रोटीन, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि अपनी भूख को बढ़ाते हैं। ग्रेलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से या स्टमक के आसपास से। ओरेक्सिन ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस में ही, ठीक है। तो ये तो थे ओरेक्सीजेनिक सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। जब मैं एन ओरेक्सीजेनिक सब्सटेंसेस की बात करता हूँ तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपनी भूख को स्प्रेस करते हैं या भूख को कम करते हैं, यानी वो फूड इनटेक को अल्टीमेटली रिड्यूस करेंगे। जब मैं एनोरेक्सीजेनिक सब्सटेंसेस की बात करता हूँ तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हमने जब न्यूरोपेप्टाइडर्जिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे थे, इफेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें एक आया था ना POMC, उसकी फुल फॉर्म ये होती है प्रो ओपियो मेलानोकोटिन, POMC, ठीक है। एक है यहाँ पे कार्ट आया था ना उसमें, तो उसकी फुल फॉर्म है कोकीन एंड एम्फेटामाइन रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, ये है कार्ट। ये भी एक एनारोक्सीजेनिक सब्सटेंस है। एक होता है लेप्टिन, लेप्टिन एक पेरिफेरल सिग्नल था। इंसुलिन ये भी एक पेरिफेरल सिग्नल था। पेप्टाइड YY जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है, वो भी एक पेरिफेरल सिग्नल था। CCK ये भी एक पेरिफेरल सिग्नल था। तो ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेज हैं ये एज ए एन ओरेक्सीजेनिक सब्सटेंस काम करते हैं जो कि अल्टीमेटली अपनी भूख को सप्रेस करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो अभी हमें ओरेक्सीजेनिक, एनोरेक्सीजेनिक और पेरिफेरल और जो अपने सेंट्रल जो भी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं क्या क्या होते हैं उनके बारे में पता चल गया। अब अल्टीमेटली हम देखेंगे कि भाई जो फ्लो चार्ट है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि भाई अपनी भूख जो है वो कैसे रेगुलेट होती है जब मैं एंडोक्राइन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ तब। देखो भाई, अब तक हमें जो सारी की सारी जो बेसिक चीज़ें थी वो अब हम जान चुके हैं कि भाई क्या 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 चीज़ें हैं।
तो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, मान लो कि ये अपना ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है ब्रेन, ये क्या है स्टमक। स्टमक के नीचे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने जब पेरिफेरल सिग्नल्स की बात करी थी तो हमने बोला था कि वो ब्रेन में प्रोड्यूस ना होके बॉडी की कहीं दूसरी जगह पे प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए दिख रहे हैं, इंसुलिन, GLP-1, CCK, PYY, लेप्टिन, यहाँ पे ग्रेलिन। तो ये जो हॉर्मोन्स है ना, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, अपने स्टमक में, एक्सेप्ट लेप्टिन। ठीक है, लेप्टिन का हमने देखा था कि ये एडिपोज टिश्यूज से प्रोड्यूस होते हैं। तो जो सब्सटेंसेस यहाँ से प्रोड्यूस हुए उनको एक नर्व सेंस करके ब्रेन तक लेके जाती है। ठीक है, मैंने मान लिया कि एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन ने सेंस किया कि भाई कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैसेज इसने रिसीव किया था कि भाई कुछ सब्सटेंसेस हैं, उसको इसने ब्रेन तक कैरी किया। और कैरी किया कहाँ तक, यहाँ पे मान लो कि ब्रेन का हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस तो अपना सारे के सारे जो रेगुलेशन करना है एपेटाइट का, तो हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस हमने देखा था कि भाई बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और उसके अलग अलग नाम थे। तो ये तो थी बेसिक चीज। अब मान लो कि मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, और मेरा टमी फुल हो गया, मतलब ये स्पेस फिल हो गया। तो अब ये स्पेस फिल होने के बाद यहाँ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुए। कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुए हैं, एक तो GLP-1, CCK, PYY, और मान लो कि इंसुलिन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया कहीं, ये जो ग्लैंड होती है पेनक्रियास वहाँ से, और उसको सेंस करके कौन सा एक न्यूरॉन ले गया कहाँ तक, हाइपोथैलेमस तक। और हाइपोथैलेमस में सेंटर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने भूख को कंट्रोल करना है, तो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो कि भूख को कम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एन और एक्सीजेनिक सब्सटेंसेस। तो जितने भी सब्सटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं वो क्या है, एन और एक्सीजेनिक सब्सटेंसेस। तो इसका मैसेज एक नर्व के थ्रू कहाँ तक चला गया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में होता है एक न्यूक्लियस जिसका नाम है आर्क्यूएट न्यूक्लियस। आर्क्यूएट न्यूक्लियस में दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, दो टाइप के न्यूरॉन्स की शाखाएं मान लो। उन न्यूरॉन्स का काम ये है कि एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेंगे वो। जैसे ही यहाँ से मैसेज मिला, नीचे से मैसेज मिला, तो वैसे ही ये जो न्यूरॉन्स हैं अपने सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो सब्सटेंसेस है ना, ये मेरी भूख को कम करने वाले हैं। तो मान लो कि इन सब्सटेंसेस ने आर्क्यूएट न्यूक्लियस में जो एन और एक्सीजेनिक न्यूरॉन्स थे उनको एक्टिवेट कर दिया। और एन और एक्सीजेनिक न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे POMC और कार्ट को। इनकी फुल फॉर्म हमने देख ली थी। ये अपने आप में एन और एक्सीजेनिक सब्सटेंसेस हैं, राइट। ये क्या है अपने आप में, एन और एक्सीजेनिक सब्सटेंसेस। ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये अल्टीमेटली स्टिमुलेट करते हैं अपने हाइपोथैलेमस में ही जो स्टाइटी सेंटर है उसको। और स्टाइटी सेंटर कौन कौन से न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ है, एक तो VMN, दूसरा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो जैसे ही इसने स्टिमुलेट कर दिया तो स्टाइटी सेंटर क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। और एक्टिवेट यानी ताकतवर हो गया। और जैसे ही स्टाइटी सेंटर का मतलब ये है कि भाई मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गई और खाना खा लिया है मैंने, मुझे और नहीं खाना खाना है। तो अपने हाइपोथैलेमस में ही एक और सेंटर होता है जिसका नाम क्या है, फीडिंग सेंटर। तो जैसे ये ताकतवर हो गया स्टाइटी सेंटर, इसने फीडिंग सेंटर को ब्लॉक कर दिया। और फीडिंग सेंटर का अपनी बॉडी में ये काम था कि वो हमेशा भूख लगवा के रखेगा। तो उस ब्रांच को इसने बंद कर दिया। तो अब हमें भूख लगनी बंद हो गई कि अब फुलनेस का एहसास हो चुका है, अब मुझे और खाना नहीं खाना। अच्छा, अब ये बात समझ आ गई कि भाई स्टाइटी सेंटर ने फीडिंग सेंटर को ब्लॉक किया, उससे हमें सेटिस्फैक्शन का एहसास हुआ और हमें भूख लगनी बंद हो गई और हमने खाना खाना बंद कर दिया। ठीक है। अच्छा, स्टाइटी सेंटर का काम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाना खाने के बाद, और फीडिंग सेंटर का अपने बॉडी के अंदर काम ये होता है कि भूख लगवा के रखना, कि हमें हमेशा ये एहसास रहता है ना कि और खाऊं। तो वो वाला एहसास फीडिंग सेंटर की वजह से होता है। तो हमने इसकी एक ब्रांच देख ली कि भाई खाना खाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है वो कैसे आता है। अब दूसरी ब्रांच के बारे में अगर बात करें, मान लो कि मेरा पेट अभी खाली है, मैंने खाना
खाया नहीं हुआ है। और जैसे अगर ये पेट खाली है, अभी स्टमक खाली है, तो यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स, कुछ केमिकल्स या कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, उनका नाम है ग्रेलिन। जैसे पेट खाली होता है तो एक आवाज़ आती है ना, गुड़ 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 गुड़, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई ग्रेलिन मेरे पेट में रिलीज हो चुका है। और ग्रेलिन क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड के थ्रू जाके हाइपोथैलेमस तक चला जाता है ग्रेलिन, ठीक है। लेकिन जब हम इनके बारे में बात कर रहे थे, इंसुलिन, GLP-CCK, PYY एक्सेप्ट इंसुलिन, और ये जो GLP-CCK और PYY, ये सारे के सारे सेंस हो रहे थे एक न्यूरॉन के थ्रू, लेकिन जो ग्रेलिन है डायरेक्टली ब्लड के थ्रू हाइपोथैलेमस तक जा सकता है ये, ठीक है। इंसुलिन भी जा सकता है। तो ग्रेलिन प्रोड्यूस कब हुआ, जब मुझे भूख लगी हुई है, खाली पेट है, गुड़गुड़ कर रहा है, ठीक है, तो वो ब्लड में चला जाके हाइपोथैलेमस तक जा चुके हैं। तो इतनी बात समझ आ गई। तो जो ग्रेलिन है अपनी बॉडी में एक ओरेक्सीजेनिक न्यूरॉन है, वो हमें भूख लगवाता है, ठीक है। इंक्रीज हंगर को इंक्रीज करने वाले सब्सटेंस है या हार्मोन है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। ये अल्टीमेटली पॉजिटिवली स्टिमुलेट करता है जो हाइपोथैलेमस में आर्क्यूएट न्यूक्लियस है उसको। और जैसे ही आर्क्यूएट न्यूक्लियस को इसने पॉजिटिवली स्टिमुलेट किया, तो जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस में न्यूरॉन्स हैं, जिन न्यूरॉन्स का नाम है ओरेक्सीजेनिक न्यूरॉन्स, वो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब्सटेंसेस हो सकते हैं एक तो NPY, दूसरा AGRP। एक तो AGRP, दूसरा NPY। ये दोनों के दोनों कौन से सब्सटेंसेस हैं, ओरेक्सीजेनिक सब्सटेंसेस। तो अब जो ये AGRP और NPY जो प्रोड्यूस हो गए हैं, जो येलो कलर में यहाँ पे दिखाई देते हैं, ये नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं स्टाइटी सेंटर को। जैसे ही ये नेगेटिवली रेगुलेट हुआ स्टाइटी सेंटर, तो ये बंद हो गया, ठीक है। तो जैसे ही बंद हुआ, तो ये नेगेटिव, जो पिछले वाले केस में हमने देखा था ना कि ताकतवर होकर नेगेटिव साइन यहाँ पे इम्पोज कर रहा था और इसको बंद कर दे रहा था, लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं। तो मतलब ये जो स्टाइटी सेंटर है अपने आप में बंद हो गया, तो ये ताकतवर नहीं है अभी, तो इस फीडिंग सेंटर के ऊपर ये अपनी दादागिरी को इम्पोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फीडिंग सेंटर अभी खुला है, और फीडिंग सेंटर हमेशा ओपन रहता है। ओपन रहता है मतलब फीडिंग सेंटर हमेशा अपनी बॉडी में भूख लगवा के रखेगा, ठीक है। क्या करवाएगा ये, भूख लगवा के रखेगा, हमेशा एक्टिव रहता है। अगर इसके ऊपर डंडा नहीं चल रहा ना स्टाइटी सेंटर का, तो ये हमेशा अपने में भूख लगवा के रखेगा। तो ये मैकेनिज्म था भूख लगने का, जो ये पाथवे हमने देखा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो क्या था, जब हम भूख लगती है तो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करता है ये, ठीक है। तो हमें समझ आ गई ना ये बात कि भाई फीडिंग सेंटर का काम क्या है, स्टाइटी सेंटर का काम क्या है, और आर्क्यूएट न्यूक्लियस का काम क्या है। तो अगर ये बात समझ आ गई है, तो इसके बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लूइड इनटेक का जो मैकेनिज्म है बॉडी में, हमें प्यास कैसे लगती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।